अच्छा जी, एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने पढ़ा। एंटीबायोटिक्स की आगे टाइप्स हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन है कि एंटीबायोटिक किस तरह एक्ट करती हैं। तो एंटीबायोटिक यहाँ थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से आज सुनना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ। अच्छा, सबसे पहले एंटीबायोटिक की दो तरह की टाइप्स यहाँ बताई गई हैं। एक है हमारे पास माइक्रोसाइडियल। माइक्रोसाइडियल, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोसाइडियल ये क्या चीज़ है? ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, कह रहा है कि किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमिडिएटली। ये बहुत ही जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। इसका काम सिर्फ ये है। जब भी हम इस तरह के एंटीबायोटिक खाएंगे, ये फ़ौरन जाके हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल करवा देंगी। एग्जाम्पल इसकी कह रहा है कि जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इनको डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो दोनों जो है हमारे पास एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट करती हैं। आगे हमारे जो अगली टाइप है वो है माइक्रोबायोस्टैटिक, ठीक है। माइक्रो छोटी लाइफ, बायो लाइफ, स्टैटिक यानी स्टिल हो जाना, खड़े हो जाना किसी एक लेवल के ऊपर। अच्छा जी, माइक्रोबायोस्टैटिक का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये किल नहीं करती, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रोक होता है उसको रोक देती है। माइक्रोबायोस्टैटिक ने क्या करना है कि जो उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ होती है बैक्टीरिया की, वो ख़त्म हो जाती है। यानी ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ जो है मिल के काम करती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने माइक्रोब्स को मारना तो है ही। अब माइक्रोसाइडल की ज़रूरत तब पड़ती है जहाँ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो जवाब दे जाए, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए हमें बाहर से आर्टिफिशियल जो है एंटीबायोटिक्स वो लेनी पड़ती है। और माइक्रोस्टैटिक यानी इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जाके बैक्टीरिया का फर्दर जो उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने को ही हम कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सीखा है, बैक्टीरिया वहाँ जो नंबर बढ़ा रहा है उस चीज़ को माइक्रोबायोस्टैटिक जो है वो जाके रोक देती है। जब वो आगे बढ़ना रुक जाते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत देर से ही ज़रूर, लेकिन इनको कंट्रोल कर लेती है वो। लेकिन अगर ये नंबर में भी बढ़ते रहे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती रहे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो माइक्रोबायोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो जाके उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वहाँ पे स्टॉप कर दें, ये आगे बढ़ना बंद हो जाए। जब आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फिर इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ सेल, मेंटेन माइक्रो बीएल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज। तो ये उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एक कांस्टेंट साइज तक रोक के रखती है। जब वो साइज मेंटेन हो जाता है तो फिर उसको किल करना आसान हो जाता है। जैसे सल्फोनामाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स की जो टाइप्स हैं दोनों, ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के एंटीबायोटिक्स जो है किस तरह काम करती हैं। इस तरह कह रहा है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट वेरी। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारे पास डिफरेंट है। टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन और मिलेगा, पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन और है, सल्फानोमाइड का केमिकल एक्शन और है। जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं हर किसी का केमिकल एक्शन जो है वो मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। तो ये क्या करती हैं, कह रहा है कि ये डैमेज कर देती हैं। डैमेज कैन रिजल्ट माल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर देती हैं, सेल वॉल को डैमेज कर देती हैं। और उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं कुछ, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को डैमेज कर देती हैं। और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देती हैं। अच्छा, एक हमारे पास एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी। ट्यूबरकुलोसिस भी जिसको कहते हैं। तो इसको जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम, इस टीबी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले बैक्टीरिया का आपके पास नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइको माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टीबी की बीमारी जो है उसको फैलाता है। अब इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, उस एंटीबायोटिक की खासियत हमारे पास ये है कि वो फ़ौरन से, जब भी एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल को दी जाती है तो वो सेल वॉल को, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसको डैमेज कर देती है। जब भी ये बैक्टीरिया को दी जाएगी तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये डैमेज कर देगी। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज होगी तो आगे सेल मेम्ब्रेन रह जाती है, वो बहुत ज़्यादा हसास होती है। बैक्टीरियल सेल जो है अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख पाता, तो वो जो उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं।
अब देखो कि अगर हमें उसका मोड ऑफ एक्शन ही नहीं पता, अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम का मुझे पता है ना कि इसकी जो है वो वॉल नहीं होती, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती, तो इस बैक्टीरिया की, हाँ सॉरी, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती, सॉरी ये माइकोबैक्टीरियम के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है। अब अगर इस ऐसे पेशेंट को आप पेनिसिलिन जो है वो देते रहो, पेनिसिलिन जितनी मर्जी, ये वाली जितनी मर्जी इस पेशेंट को दे दो, तो ये तो इस पर एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसने काम करना होता है सेल वॉल के ऊपर, इसका मोड ऑफ एक्शन है सेल वॉल के ऊपर। अब यहाँ तो सेल वॉल है नहीं, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट को, लिहाजा हमें एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिए कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस को क्रिएट करवाने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिए कि जैसे पेनिसिलिन है, ऐसे पेशेंट को जितनी मर्जी दे दो वो उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों इफेक्टिव नहीं होगा? क्योंकि पेनिसिलिन ने जाके इफेक्ट करना है सेल वॉल के ऊपर, इसकी तो सेल वॉल नहीं है, लिहाजा ये इसके ऊपर असरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है इसने अपने आप को मॉडिफाई किया होता है ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि ये थोड़ी रेसिस्टेंस अडॉप्ट कर ले। लिहाजा ऐसे पेशेंट को जब तक हम इसके जो इफेक्टिवली ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे जो सीधी उसकी सेल मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करेंगी, तो तब तक पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है मोड ऑफ एक्शन। जी कह रहा है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट वेरी, डैमेज कैन रिजल्ट माल फंक्शनिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करती है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को या न्यूक्लिक एसिड को, जिससे बैक्टीरिया जो है वो टोटली बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है वर्ड एंटीबायोटिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड है और एंटी मीन अगेंस्ट है और बायोटिक मीन लाइफ, ये सिंपल याद रखना है। आगे सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, हमारे पास एंटीबायोटिक के दो तरह के सोर्स हैं, एक है नेचुरल हमारे पास, दूसरा है सिंथेटिक। इनमें फ़र्क क्या है? नेचुरल कह रहा है कि आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। ये नेचुरल है, ये हम लेबॉर्ट्री में नहीं बनाते। इसका जो सोर्स है ये बैक्टीरिया खुद अपनी बॉडी में बनाता है। एक्टिनोमाइसीट फंजाई की एक क्लास है हमारे पास, एंड फंजाई फंजाई बताते खुद हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया क्यों कर ऐसा करेगा, अपने आप को मारने के लिए क्यों एंटीबायोटिक्स बनाएगा। एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि बैक्टीरिया आर लिव इन वेरी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है और ये कोई दूसरी तरह का बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया। अब यहाँ लेट्स सपोज पढ़िए कि फूड, इन दोनों की कोशिश होगी कि ये फूड जो है, एनर्जी जो है मैं इनटेक करूँ। अब ये वाला बैक्टीरिया जो है ये देखेगा कि इसके पास, इसको किल करने के लिए, ये वाला बैक्टीरिया इसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाएगा ताकि इसको ख़त्म करके ये जितनी फूड पड़ी है ये खुद इनटेक कर ले। और ये वाला कोशिश करेगा, ये वाला बैक्टीरिया कोशिश करेगा कि मैं इस बैक्टीरिया को किल करके ये फूड न्यूट्रिएंट्स खुद अब्जॉर्ब करूँ, खुद इनटेक करूँ। तो ये इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाएगा, ये इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाएगा। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ये भी हम बैक्टीरिया से अब्स्ट्रैक्ट करके हम उसको एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये नेचुरली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनती है, इसलिए हम इसको नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होती है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कौन सी है? एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, जिसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। हाउएवर देयर ओरिजिन आर लिविंग सेल्स, और उनका ओरिजिन क्या होता है? वो लिविंग सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसके यूज़ एंड मिस यूज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर यूज़ की हम बात करें किस तरह यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। वी मस्ट नाउ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे वी शुड नाउ एडवर्स इफेक्ट, हमें इसके एडवर्स जो नेगेटिव इफेक्ट उनका पता होना चाहिए। कह रहा है कि यूज्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, ठीक है। हमें बिल्कुल मेडिसिन खुद नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल जैसे फिजिशियन जो है हमें सजेस्ट करता है तो हमें फिर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। कह रहा है कि डोज एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। वक्त का दौरानिया जो है उसको भी पेश नज़र रखा जाता है। उसके अलावा कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट हमें जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करना चाहिए
तो एंटीबायोटिक्स के एक्ट करने के लिए जो है वो मिनिमम 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। तो जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट मतलब कि अगर आप 1 दिन खा के छोड़ दो, 2 दिन खा के छोड़ दो, या आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मिसयूज़ की, मिसयूज़ में सबसे पहले कह रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने आके अटैक कर दिया, आपने एक दफ़ा एंटीबायोटिक्स यूज़ किए, अब उस बैक्टीरिया ने इनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा हैवी डोज लेनी पड़ेगी, फिर आप उसको मार सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो आगे है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो आपने अगर गलत एंटीबायोटिक्स ले ली है, अगर आपने गलत एंटीबायोटिक्स ले ली है तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर सकती है। मेटाबॉलिज्म बॉडी में रिएक्शन जो हो रहे हैं ना, तो ये रिएक्शंस के साथ मिल के उनको डिस्टर्ब कर सकती है, और उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी काज करवा सकती है। और उसके अलावा डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है कि डिसकलरेशन यानी जो दांत जो हैं उनका कलर जो है समवट चेंज होना शुरू हो जाता है, और समवट वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और उसके अलावा डिफनेस यानी ये कानों की सुनने की ताकत जो है वो इसमें कम पड़ जाती है। जी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, इसको बहुत अच्छे से आपने देख लेना है। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, एक्चुअली बुक के अंदर आप देखना ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये आपको ज़्यादा इसलिए लगता है समवट के हमारा वाइट बोर्ड छोटा है, अदरवाइज़ ये एक ही वाइट बोर्ड पे ये कवर करता है। तो काफ़ी दिन हो गए किसी ने मुझे नोट्स वगैरह नहीं चेक करवाए, आज का मैं टाइम दे रहा हूँ, वीकेंड भी है, यानी आज और कल मंडे को मैंने आपके यानी चैप्टर नंबर 6 के एक लेक्चर रह गया रिमेनिंग, वो भी इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैंने आपके ये कंप्लीट नोट्स चेक करने हैं। और उसके अलावा मंडे को आपको इस चैप्टर के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल ही वहाँ लिखवा के आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म करवा दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।